हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पार्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम ईवीएस के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज का पहला टॉपिक है एलिफेंट रिजर्व। तो यह बिजनौर व सहारनपुर जिले के वन्य क्षेत्र में निर्माणाधीन है। एलिफेंट रिजर्व इटावा के सिफर पार्क का निर्माण किया जा रहा है। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क रात्रि वन्यजीव पार्क ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन है। और अगला टॉपिक जो है इको डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो इको डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य संरक्षित वन क्षेत्रों के निकटवर्ती क्षेत्रों में वन उपज का विकास करना इसका उद्देश्य है। सामाजिक वानिकी योजना देखते हैं। सामाजिक वानिकी योजना क्या है? तो ऑपरेशन ग्रीन योजना प्रदेश में वृक्षारोपण के प्रोत्साहन एवं संवर्धन के लिए 1 जुलाई 2001 से यह योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य प्रदेश में हरित क्षेत्र का विस्तार एवं वनों उद्यानों का उन्नयन करना है। जो सामाजिक वन की योजना है यह 1 जुलाई 2001 से शुरू किया गया था। वन महोत्सव 1992 के में देश के साथ साथ प्रदेश में भी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक यहाँ मनाया जाता है सामाजिक वानिकी योजना। अगला है यूपी वानिकी परियोजना क्या है? मतलब उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना। तो विश्व बैंक की सहायता से 19 मार्च 1998 से शुरू की गई थी यह योजना। पारिस्थितिकी तंत्र देखें क्या होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता और तृतीय चरण उपभोक्ता। प्रथम चरण में आते हैं गाय, मनुष्य, बकरी, हिरण, खरगोश आदि। द्वितीय चरण उपभोक्ता में आते हैं शेर, चीता, भेड़िया और इत्यादि। तृतीय चरण उपभोक्ता में अपमार्जक आते हैं जैसे गिद्ध, बाज, सील तथा कौवा। अगला टॉपिक है आहार नाल फूड चेन। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जीव जंतुओं के भोजन से संबंधित कड़ी या श्रृंखला को आहार नाल या श्रृंखला कहा जाता है। आहार श्रृंखला के एक सिरे पर उत्पाद एवं दूसरे सिरे पर सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। प्रकाश ऊर्जा का मात्र 1 से 5% भाग ही हरे पौधे द्वारा संचित रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो पाता है। जो प्रकाश का 5% भाग ही पेड़ पौधों द्वारा संचित हो पाता है। देखते हैं यह वृक्षों की लगातार घटती संख्या का परिणाम है। लगातार वृक्षों की जो जनसंख्या कम हो रही है इसकी वजह से काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। वातावरणीय दशाएं एवं जीव जंतु देखते हैं। तो वातावरणीय दशाओं में है पहले मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी होती है, पानी की कमी होती है और वहाँ रेत का मैदान होता है। उस क्षेत्र में जीव जंतुओं में ऊंट, नागफनी, बबूल, घृत एवं घृत कुमारी ये सब जीव जंतु एवं पौधे पाए जाते हैं। जलीय क्षेत्र में देखें तो जलीय क्षेत्र में जल की अधिकता होती है। जल में मछली, मेढक, कमल, जलकुंभी और सिंघाड़ा पाया जाता है। वहीं पे पर्वतीय क्षेत्र देखें तो पर्वतीय क्षेत्र अत्यधिक ठंडा होता है। यहाँ हिमपात होता है, ढालदार चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ जीव जंतु एवं पौधों में देखें तो याक, पहाड़ी भालू, बकरी, चीड़ एवं देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण के कारण एवं प्रभाव। तो पर्यावरण प्रदूषण के कारण एवं प्रभाव में देखते हैं दूषित जल से में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले रोग में पेचिश पहला रोग है जो अमीबा द्वारा होता है। अतिसार देखें तो यह जीवाणु द्वारा होता है। टाइफाइड देखें तो टाइफाइड भी जीवाणु द्वारा होता है। पीलिया यह विषाणु द्वारा होता है। हैजा यह जीवाणु द्वारा होता है। वहीं पे देखें एकत्रित जल में पनपने वाले रोग में देखें यानी मच्छर द्वारा फैलने वाले रोग में तो एकत्रित जल में मच्छर की प्रजातियां विकसित होती हैं जैसे एंडीज, एनाफिलीज आदि पनपती हैं जो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोगों की वाहक होती हैं। अगला है 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि हमारे कानों को विपरीत प्रभाव डालती है।
फिर इसके बाद देखते हैं ग्रीन मफलर। तो ग्रीन मफलर क्या होता है? तो सड़कों के किनारे जो वृक्ष लगाए जाते हैं उन्हें ग्रीन मफलर कहते हैं, ताकि सड़क पे जो वाहन आते जाते हैं उनके हॉर्न की ध्वनियों की आवाज़ बाहर बस्तियों तक न पहुंच पाए, पास की बस्तियों तक न पहुंच पाए, इसलिए सड़क के किनारे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, जिसे ग्रीन मफलर कहा जाता है। पर्यावरण असंतुलन एवं मानव हस्तक्षेप का परिणाम देखते हैं। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19 करोड़ से अधिक थी, जो कि पूरे देश की जनसंख्या का 16.5% है। शहरों के विस्तारीकरण और बढ़ते उद्योगों के कारण इन नदियों का प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसके कारण इन नदियों में क्लोराइड और आर्सेनिक जैसे जानलेवा तत्व मिल चुके हैं। जो फैक्ट्रियों से निकलने वाले कूड़ा कचरा होते हैं वह नदियों में बह रहे हैं और नदियों में क्लोराइड और आर्सेनिक जैसी जानलेवा तत्व मिल जा रहे हैं। ई कोलाई एक अत्यंत सूक्ष्म जीवाणु है जिसमें आंतशोथ या पेचिश होती है। ई कोलाई से क्या होता है? तो ई कोलाई एक सूक्ष्म जीवाणु है जिससे पेचिश नामक बीमारी होती है। पानी में एक सीमा तक इसकी संख्या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती है, परंतु एक निश्चित सीमा से अधिक संख्या में इनकी उपस्थिति स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने लगती है। वर्तमान में हमारी अनेक नदियों तथा अन्य जल स्रोतों में रोगाणुओं की संख्या निर्धारित सीमा से कहीं अधिक पाई जाती है, जिसमें जन सामान्य के स्वास्थ्य का संकट उत्पन्न हो रहा है। मानव हस्तक्षेप के कारण गंगोत्री हिमखंड प्रतिवर्ष 30 से 35 मीटर की गति से सिकुड़ रहा है। यदि यही स्थिति बनी रही तो कुछ वर्षों में हिम ग्लेशियर पूर्णतः सूख जाएगा, जिससे गंगा सूखने की कगार पर आ जाएगी। मतलब वातावरण प्रदूषण की वजह से काफ़ी गर्मी बढ़ रही है और जो हिम ग्लेशियर है गंगोत्री, यह सिकुड़ रहा है। प्रतिवर्ष 25 से 30 मीटर प्रतिवर्ष की रफ्तार से यहाँ सिकुड़ रहा है। अगला है जनसंख्या एवं हमारा पर्यावरण। तो धुएं की उपस्थिति सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा के जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। यह अम्ल वर्षा के जल के साथ इमारतों पर गिरता है, जिससे उसका क्षरण होता है और इन्हीं सल्फ्यूरिक अम्ल के अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल के रंग में परिवर्तन आ गया है और उसकी इमारतें क्षति पहुंच रही हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। संसार के आधे से अधिक लोग एशिया में रहते हैं। एशिया महाद्वीप की जनसंख्या सर्वाधिक है, क्योंकि भारत और चीन जैसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश यहाँ इस एशिया महाद्वीप में उपस्थित हैं। एशिया की जनसंख्या जितनी है उतनी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या जितनी है उतनी भारत में प्रतिवर्ष बढ़ती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जितनी जनसंख्या है उतनी प्रतिवर्ष भारत में बढ़ती है जनसंख्या। ऊर्जा के स्रोत एवं सतत विकास। तो ऊर्जा के स्रोत में देखते हैं दो ऊर्जा के स्रोत को दो भागों में बांटा गया है, नवकरणीय ऊर्जा के स्रोत एवं अनवकरणीय ऊर्जा के स्रोत। जिसमें नवकरणीय में है जिसमें पुनः नवीन होने की क्षमता हो, जैसे सूर्य, पवन एवं जैव ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में है एक सीमा के अंदर पुनः जीवित नहीं किया जा सकता हो, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। इको फ्रेंडली तकनीकी में देखें तो पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की गई तकनीकी को इको फ्रेंडली तकनीकी कहते हैं। जैसे चिमनियों को ऊंचाई पर करना, फैक्ट्री का धुआं रोकने के लिए पौधरोपण करना, बैटरी चलित वाहन का उपयोग करना, सौर ऊर्जा, ये सब इको फ्रेंडली तकनीकी का सबसे उत्तम उदाहरण है। इससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होता है और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाती है। अगला देखें तो तमिलनाडु में कन्याकुमारी के निकट पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है। गुजरात में ओखा नामक स्थान पर पवन चक्की स्थापित की गई है।
और एमपी के देवास में फलडोसी नामक स्थान पर पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है ताकि जो पर्यावरण है इसे प्रदूषित होने से बचाया जा सके, क्योंकि पवन ऊर्जा जो है ये इको फ्रेंडली तकनीकी के अंतर्गत आता है। अगला टॉपिक है सतत विकास। तो देखते हैं सतत विकास क्या है। सतत विकास प्रगति की एक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति में संसाधनों का प्रयोग यह ध्यान में रखते हुए करते हैं कि भावी पीढ़ी की भी आवश्यकताओं की पूर्ति इन संसाधनों से हो सके। मतलब कम से कम उपयोग करना जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके, यही है सतत विकास। अगला हेडिंग है आपदाएं एवं उनका प्रबंधन। तो अचानक होने वाली ऐसी विनाशकारी घटना जिससे व्यापक स्तर पर उस क्षेत्र के जीवधारियों के जान माल की क्षति होती है उसे वह आपदा कहलाती है। उदाहरण के लिए 26 दिसंबर 2004 को समुद्री भूकंप से हिंद महासागर में उठी सुनामी लहरों से दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में 2 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। अरबों की संपत्ति नष्ट हो गई थी। 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी उससे काफ़ी जान माल की हानि हुई थी और अधिक 2 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। अरबों की संपत्ति नष्ट हुई थी। यह एक प्राकृतिक आपदा थी। आपदाओं के प्रकार में देखें तो आपदाओं के 2 प्रकार हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा में भूकंप आता है, बाढ़, ये सब प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। और मानव के क्रियान्वयन द्वारा जो आपदाएं आती हैं उसे मानव जनित कहते हैं, जैसे भूखमरी, बेरोजगारी, ये सब प्राकृतिक मानव जनित आपदा है। भूकंप देखते हैं तो गुजरात राज्य के भुज में 26 जनवरी 2001 तथा हाल ही में अप्रैल 2015 में नेपाल में आए भूकंप से अपार जनधन की हानि हुई थी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।